नमस्कार, स्वागत है आपका खबर मिड डे में। आपके साथ मैं हूं श्रेया कश्यप। जहां कांग्रेस के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष अजय रॉय ने गुरुवार को लखनऊ पहुंचकर अपना पदभार ग्रहण किया है। इस दौरान उन्होंने कहा कि जिस ईडी, सीबीआई और बुलडोजर से डराया जाता है, मैं उस बुलडोजर को भी मोड़ देने का काम करूंगा। अजय राय गुरुवार को लखनऊ में अपना पदभार ग्रहण करने के बाद वह कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे और अजय राय ने कहा कि आज चारों तरफ भय का वातावरण बना हुआ है। ने कहा कि कांग्रेस भी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी को साथ लेकर चलती है। 2015 में सरकार ने मुझे रासुका लगाकर 7 माह के लिए जेल भेज दिया। आपको बता दें कि अजय रॉय ने कांग्रेस का पदभार ग्रहण कर लिया है। वो यूपी के प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए हैं कांग्रेस की तरफ से और अजय रॉय ने कई बड़ी प्रतिक्रियाएं दी है। इसी मुद्दे पर आज हम चर्चा करेंगे और हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए बीजेपी नेता विकास पांडे जुड़ गए हैं और कांग्रेस नेता मनीष पांडे जुड़ गए हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है इंडिया वॉच में। विकास जी, जिस तरह से अजय रॉय का कहना है कि ईडी, सीबीआई और बुलडोजर से भारतीय जनता पार्टी जनता को डराती है, हम लोगों को डराती है, मैं उस बुलडोजर को भी मोड़ देने का काम करूंगा। इस पर आपकी प्रतिक्रिया विकास जी। देखिए, जहाँ तक आप अजय राय जी की बात कह रहे हैं, स्टेटमेंट देना, अभी एक कहावत हमारे यहाँ सुनी होगी, नया इंसान जो है वो प्याज ज्यादा खाता है। तो वो है, अभी नया पद मिला है उन्हें, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष बनाया है। बाबा जी के बुलडोजर पे तो जनता ने मुहर लगाई है भाई। ये बात अजय राय जी को समझनी चाहिए और अजय राय जी को ये भी समझनी चाहिए कि उनकी भाई की हत्या में जो हत्या अभियुक्त था उसे सजा दिलाने का काम भी हमारी सरकार ने किया, वरना कांग्रेस पार्टी तो उनकी भाई के हत्यारे को पराश्रय देने वाली सरकार थी ना। कांग्रेस की स्वयं की सरकार ने उनकी आवभगत दामाद की तरह की थी, जिसने उनकी भाई की हत्या में जो इन्वॉल्व था, जो अपराधी था, जो अजय राय की भाई की हत्या में अपराधी था, उसकी आवभगत कांग्रेस की सरकार ने की थी। यह बात अजय राय जी को बखूबी याद होगी और अगर नहीं याद है तो मैं याद दिलाने का काम कर रहा हूँ कि उन्हें याद करना चाहिए कि कैसे पंजाब की कांग्रेस सरकार ने दामादों की तरह मुख्तार अंसारी की खातिरदारी की थी और वही मुख्तार अंसारी जो इनकी भाई की हत्या में नामजद अभियुक्त हैं, जिन्हें अभी अभी उत्तर प्रदेश में माननीय योगी जी की सरकार की सख्त पैरवी के बाद आजीवन कारावास की सजा हुई। तो ये मुझे लगता है कहीं ना कहीं अजय राय जी को ये बात बखूबी पता है, लेकिन राजनीतिक मजबूरियां हैं, वो क्या ना कराएं कम है। ये उसी बुलडोजर का खौफ है कि आज अपराधी अपनी दिलों में दुम दबा के बैठे हुए हैं, या तो प्रदेश छोड़ गए हैं या जेलों की हवा खा रहे हैं अपराधी। ये उत्तर प्रदेश में बुलडोजर का कमाल है, ये उत्तर प्रदेश में है माननीय योगी जी के अनुशासन का कमाल। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं अनुशासन को लेकर के अजय राय जी बहुत अच्छे से जानते हैं कि योगी जी के अनुशासन की परिणति क्या हुई। दूसरी चीज, अजय राय जी ने जो कहा है वो एक राजनीतिक वक्तव्य भी है। हम सब जानते हैं कि राजनीति में भाषा कई बार इस तरीके की रहती है, लेकिन बहुत हद तक ये स्पष्ट है कि आने वाला चुनाव में फिर कहूंगा आपको कि अजय राय जी को बहुत बड़ी जिम्मेदारी का निर्वहन करना है और वो जिम्मेदारी है कि कांग्रेस को तुष्टीकरण की राजनीति से मुक्ति दिलानी है। और अगर कांग्रेस तुष्टीकरण की राजनीति से मुक्ति नहीं दिला पाए तो मुझे लगता है अजय राय जी वैसे ही प्रदेश अध्यक्ष साबित होंगे जैसे अजय कुमार लल्लू साबित हुए, जैसे ब्रजलाल खाबरी साबित हुए, जैसे सलमान खुर्शीद साबित हुए, ऐसे ही अध्यक्ष अजय राय जी भी साबित हुए। ठीक है विकास जी, जवाब दीजिए मनीष जी के सवालों का। उन्होंने तो आपके सवालों का जवाब दे दिया है। देखिए, बड़ी साफगोई से मनीष जी एक बात को छुपा ले गए और वो बात ये थी कि जो कांग्रेस के वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष हैं उनके ही भाई की हत्या में नामजद अभियुक्त मुख्तार अंसारी, जिनको कांग्रेस की पंजाब सरकार ने शरण दी और दामादों की तरह उनकी खातिर की, ये कांग्रेस का दोहरा चरित्र है। और जो बात अजय राय जी ने दुखी मन से कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व को भी बताया कि ये हमारे साथ हो रहा है, स्वयं कांग्रेस के जो वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष है उनके साथ हो रहा है, उस पर किसी भी प्रकार की प्रतिक्रिया मनीष जी ने नहीं दी। दूसरी चीज मनीष जी मैं बताना चाहता हूँ, अगर बुलडोजर की बात करते हैं तो याद कर लीजिए वो जामा मस्जिद का वो मंजर, जब
कांग्रेस के तथाकथित युवराज इसलिए कहूंगा कि कांग्रेस की युवराज संस्कृति बहुत पुरानी है, इंदिरा गांधी जी के समय से चली आ रही है भाई साहब। तो मुझे लगता है कि जामा मस्जिद के बाहर वो हजारों दुकानदार आपने केवल इसलिए उड़वा दिए थे कि आपकी गाड़ी अच्छे से नहीं निकल पाती थी, आपको निकलने बैठने में तकलीफ होती थी, इसलिए हजारों दुकानदारों को कांग्रेस के तत्कालीन युवराज ने बुलडोजर से तहस नहस कर दिया। तो बुलडोजर की संस्कृति के ऊपर यही फर्क है। मनीष जी से मैं कहूंगा कि आज जब बुलडोजर चलता है तो अपराधियों के सीने पर सांप लौट जाता है। बुलडोजर का कमाल है कि भारत के इतिहास में उत्तर प्रदेश में सबसे कम अपराध दर्ज किए जा रहे हैं, सबसे कम अपराध। उत्तर प्रदेश की मिसाल, उत्तर प्रदेश के उस बुलडोजर की मिसाल यूके से लेकर फ्रांस तक दी जा रही है श्रीमान जी, मनीष जी, यूके से लेकर फ्रांस तक। अगर कहीं कांग्रेस के बुलडोजर की मिसाल दी गई हो तो मुझे बता दीजिए। ठीक है विकास जी, जहां अजय रॉय ने कहा है कि राहुल गांधी ने कभी मौजूदा सांसद स्मृति ईरानी की तरह झूठ नहीं बोला है अमेठी के लोगों से। स्मृति ईरानी ने सांसद बनने के बाद जो है 13 रुपए किलोग्राम चीनी उपलब्ध कराने का वादा किया था, लेकिन इस बार राहुल गांधी जो है 13 रुपए किलो की चीनी कहाँ है। और उन्होंने ये दावा भी कर दिया है कि राहुल गांधी कम से कम 5 लाख वोटों से भी जीतेंगे। इस पर आपकी राय? देखिए, जिनकी पार्टी का आधार है झूठी लेना झूठी देना और झूठी भोजन झूठी चबेना। आपको एक झूठ मैं बहुत पुराना बताए दे रहा हूँ और जो मैंने कई बार आपकी डिबेट में कहा कि नाना कहते थे गरीबी हटाएंगे, दादी कहती थी गरीबी हटाएंगे, पापा कहते थे गरीबी हटाएंगे, बेटा कह रहा है गरीबी हटाएंगे, माँ ने कहा गरीबी हटाएंगे। तो वो दुनिया का मुझे लगता है कि सबसे बड़ा भारत का अगर झूठ है तो वो कांग्रेस पार्टी ने इस देश से बोला है और वो झूठ है, एक नारा और एक नौटंकी। तो मुझे लगता है कांग्रेस के चकमे से वो नहीं दिखेगा। दूसरी चीज, राहुल गांधी जी बेचारे हैं। बेचारे मैं इसलिए कहूंगा कि मैं चुनौती देता हूं उन्हें कि राहुल गांधी की पार्टी ने अभी तक ये स्पष्ट नहीं किया है कि वो केवल एक जगह से चुनाव लड़ेंगे, केवल एक जगह से, ये स्पष्ट नहीं किया है। इसका ये स्पष्ट मत है प्रिया जी कि वो ये अमेठी का चुनाव पुनः हार रहे हैं। वो जानते हैं कि मैं अमेठी की जनता ने मेरे परिवारवाद को, मेरी तुष्टीकरण को नकार दिया है, सिरे से नकार दिया है। इसी का कारण है कि राहुल गांधी जी ने अभी तक कांग्रेस के किसी भी व्यक्ति ने ये स्पष्ट नहीं किया है कि राहुल गांधी केवल एक जगह से चुनाव लड़ेंगे। दूसरी चीज, जितना समय अमेठी में स्मृति ईरानी जी ने दिया है, क्या इतना राहुल गांधी ने वायनाड में दिया है? ये बहुत बड़ा सवाल मैं छोड़ के जा रहा हूँ, अभी कांग्रेस के प्रवक्ता बताएंगे मुझे। क्या राहुल गांधी जी ने वायनाड में दिया है इतना समय? ठीक है विकास, राहुल गांधी जी ने वायनाड में दिया है इतना समय? ठीक है विकास जी, ये सवाल लेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे एक मेरा सवाल है। अभी आपने कहा कि राहुल गांधी अमेठी में इस बार हार का सामना करना पड़ेगा, लेकिन कांग्रेस कह रही है कि स्मृति ईरानी डर के मारे अमेठी में घूम रही हैं कि अब उन्हें अमेठी की याद आई है। वह अब घर घर जाएंगे, लेकिन अब कुछ नहीं होने वाला क्योंकि अमेठी के लोग राहुल के परिवार के साथ खड़े हैं। देखिए कितनी अच्छी बात कही कि अमेठी के लोगों को फिर परिवारवाद का गुलाम बताने की कितनी भरसक प्रयास कर रहे हैं कांग्रेस के वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष। उनके मुंह से ये नहीं निकला, वो प्रदेश अध्यक्ष तो कांग्रेस के हैं, उनके मुंह से ये नहीं निकला कि अमेठी की जनता कांग्रेस का साथ देगी। अमेठी की जनता को फिर उन्होंने परिवारवाद की गुलामी में धकेलने का एक कुचक रच दिया। अरे भाई अजय जी, आप कांग्रेस में परिवारवाद को बढ़ाने वाले व्यक्ति हो सकते हैं, आप परिवारवाद को पूजने वाले व्यक्ति हो सकते हैं, लेकिन अमेठी की जनता परिवारवाद को नकार चुकी है। ये बात समझनी पड़ेगी अजय जी को, ये बात समझनी पड़ेगी कांग्रेस के एक कार्यकर्ता को। जब तक परिवारवाद हावी है तब तक कांग्रेस के प्रति जनता का यही रुख रहने वाला है, ये बिल्कुल स्पष्ट है। दूसरी चीज, मेरा ये सवाल हमेशा से रहा है कि जब भी कोई भी व्यक्ति जनता से कनेक्ट होता है, अरे भाई मैं तो ये कहता हूँ स्वस्थ कंपटीशन होना चाहिए। क्यों नहीं राहुल गांधी उतना ही अमेठी जाने का प्रयास करते हैं जितना स्मृति ईरानी करती है। केंद्रीय मंत्रिमंडल में महत्वपूर्ण मंत्री का दायित्व होने के बाद भी वो जितना समय अमेठी में दे रही है, राहुल गांधी जी का मैं पुनः कहता हूँ कि उन्होंने वायनाड में क्या उतना समय दिया? क्या सोनिया जी ने रायबरेली में उतना समय दिया? क्या राहुल गांधी को समय देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए?
अमेठी में समय देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? केवल इसलिए कि अमेठी में चुनाव आ गया तो स्मृति जी जा रही हैं। अरे भाई, अमेठी में तो स्मृति जी जाती ही रहती हैं। एक राजनीतिक आंकड़ों के हिसाब से अगर एक आंकड़ों की बात करें तो पिछले 3-4 सालों में राहुल गांधी 2 या 3 बार अमेठी गए, ज्यादा से ज्यादा। तो राहुल गांधी का लगाव ही नहीं बचा है अमेठी से। तो जिस व्यक्ति का लगाव ना हो, जो व्यक्ति केवल अपनी जागीर पर राजनीति करना चाहता हो, वो जनता से कभी कनेक्ट नहीं हो सकता। चाहे वो कितनी भी यात्राएं कर ले, चाहे वो कितने भी टी शर्ट पहन के यात्राएं कर ले, चाहे वो कश्मीर में अटैलियां कर ले, लेकिन वो जनता से कनेक्ट नहीं हो सकता। जनता से कनेक्ट होने के लिए जनता के बीच में जाना चाहिए, जिसका जीता जाता स्वयं अजय जी ने दे दिया कि स्मृति ईरानी जी जनता के बीच में जा रही है। ठीक है, ठीक है, ठीक है मनीष जी। विकास जी, मनीष जी का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो झूठ के बल पर अपनी राजनीति करती है, और जो उनके सवालों का जवाब। देखिए, मैंने फिर कहा था आपसे कि झूठ जिनकी विरासत है, झूठ जिनकी राजनीति का आधार है, तो सावन के अंधे को कहते हैं हरा हरा दिखता है। तो कांग्रेस के लोगों को हर जगह झूठ ही झूठ दिखता है। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि आप लोग झूठ बोलते हैं। अब यही तो मैं बताने जा रहा हूँ कि मैं झूठ की अभी मैं एक साल में अपने 2 करोड़ रोजगार दे दिया, ये झूठ नहीं तो और क्या? विकास जी, आप मुझे केवल रोजगार की बात बताइए। अरे मनीष जी सुन लीजिए, मनीष साहब सुन लीजिए, आपके झूठ की बात मैं आपसे पूछ रहा हूँ। आपने 2 करोड़ रोजगार दे दिए सर। पूछ रहा हूँ कि कितने बार राहुल गांधी गए अमेठी, ये बताइए भाई। कि जनता से लगाव रखना गुनाह है क्या? आज अगर स्मृति ईरानी जी जनता से लगाव रख रही है तो क्या ये झूठ है? ये लगाव झूठ है क्या? क्या ये झूठ है कि राहुल गांधी को अमेठी की जनता से लगाव नहीं है? क्या ये झूठ नहीं है क्या? बातों का जवाब दीजिए। 2 से 3 बार अमेठी गए अभी तक 5 सालों में। क्या ये झूठ है मनीष जी? क्या ये झूठ है कि पंजाब की कांग्रेस सरकार उनके ही कांग्रेस नेता के भाई के हत्यारे को पराश्रय देती रही है? क्या ये झूठ है मनीष जी? बताइए इस देश को। ये देश जानना चाहता है कि आप दोहरी राजनीति करते हैं, अपने ही कार्यकर्ताओं को मरवाने वाले लोगों को आप पराश्रय देते हैं अपनी सरकार में। ये बताइए कि 26 जुलाई 1942 को गवर्नर को चिट्ठी लिखकर जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने भारत छोड़ो भारत छोड़ो आंदोलन के लिए बात कही थी, क्या वो झूठ है? आपको मैं बताता हूँ, सुनिए, आप बहुत देर से वर्तमान को छोड़कर आप दूसरी बातों की चर्चा कर। प्रधानमंत्री के चुनाव को लेकर के लगातार अजय रॉय का कहना है कि अब हर व्यक्ति राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनने देखना चाहता है, उन्हें पीएम के लिए हमें जमीनी स्तर पर काम करना पड़ेगा। तो क्या किस तरह का मुकाबला होने वाला है अगर राहुल गांधी जो है प्रधानमंत्री का चुनाव लड़ते हैं? तो देखिए, राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री मटेरियल ना बताने वालों की बड़ी लंबी लिस्ट है कांग्रेस के अंदर। सबसे पहले तो आप समझिए कि जिसने ये धोखे से भी कह दिया कि राहुल गांधी पीएम मटेरियल नहीं है, उसे कांग्रेस को छुड़वा ही दिया गया, चाहे उसे दरकिनार करके, चाहे उसे पार्टी से निकाल करके। ये आप भी जानती हैं श्रेया जी, बहुत लंबी लिस्ट है ऐसे लोगों की कि जो ये कांग्रेस में ही नहीं मानते हैं कि राहुल गांधी पीएम मटेरियल हैं। दूसरी चीज, जनता की नजर में तो बहुत बड़ी बात होती है। आप राहुल गांधी मैं फिर कहता हूं, राहुल गांधी एक अच्छे इंटरटेनर हो सकते हैं, अच्छे पॉलिटिशियन नहीं है। आप समझिए, अच्छे राजनेता के रूप में वो अपने आप को स्थापित नहीं कर पाए। दूसरी चीज, मैं श्रेया जी मैं इतना जरूर आपसे पूछना चाहूंगा आपके माध्यम से कांग्रेस के प्रवक्ता से। अभी परिवारवाद के ऊपर उन्होंने लगभग 2.5 से 3 मिनट अपना लेक्चर दिया। मैं और 2-3 नाम उन्होंने बुनियादी तौर पर रखे, मैं एक उदाहरण के साथ समझाता हूं कि मुझे ये बता दीजिए कि आखिर ऐसी कौन सी वजह रहती है कांग्रेस के अंदर, जिस कांग्रेस को बड़ी अभी महिमा मंडन कर रहे थे हमारे मनीष जी, आखिर कौन सी वजह रहती है कि आजादी के बाद 40 साल से ज्यादा कांग्रेस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष गांधी परिवार से होता है? आखिर ऐसी कौन सी वजह है कि सोनिया गांधी जी राजनीति में पदार्पण करती हैं और सीधे राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाता है उनको, सीधे राष्ट्रीय अध्यक्ष? ये मुझे बताना चाहिए। दूसरी चीज, पंकज सिंह, अरे मनीष जी सुन लीजिए, मनीष जी आपकी तरह नहीं कि किसी को भी उठा के आप जिसके कहते हो उसको बना दिया जाए।
मनीष भाई डरिए मत, मनीष भाई डरिए मत, 1 मिनट सुन लीजिए, 1 मिनट, उसके बाद मैं डरने वालों में से नहीं है, डरिए मत ना मनीष माफी भाई, मांगने वालों में से है। पूरी बात तो सुन लीजिए मनीष भाई, मुझे मैंने मालूम कहा है ना डर कि लगेगा ना तो हम लोग डरने वाले हैं ना माफी मांगने वाले हैं। अरे भाई लग तो ऐसा ही रहा है ना कि आपको डर लगा कि जैसे ही मैंने सच बोला आप डर गए, लग तो ऐसा ही रहा है। मैं आपको बता रहा हूँ सर, ना तो हम डरने वाले हैं ना माफी मांगने वाले हैं। इतिहास भी ये कहता है, शायद आपको अभी तक संज्ञान में नहीं है, आप थोड़ा सा खुद। मनीष जी जरा विकास जी की बात पूरी हो जाए, आपका पक्ष ले रहे हैं जी। विकास जी बोलिए। अभी तो इनके युवराज की कलई खुलना बाकी है। 2002 में युवराज राजनीति का पदार्पण करते हैं और 2001 में पंकज सिंह राजनीति में आते हैं। जब पंकज सिंह 2001 में राजनीति में आते हैं तो वो भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा की प्रदेश कार्य समिति के सदस्य होते हैं, केवल मात्र सदस्य। और जब 2002 में राहुल गांधी राजनीति में पदार्पण करते हैं तो वो सीधे सीधे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनते हैं। और उसके बाद 22 सालों का सफर है पंकज सिंह का राजनीति में। वो एक सामान्य से विधायक हैं और सामान्य से प्रदेश कमेटी में एक पदाधिकारी हैं, जबकि वो पुत्र है भारतीय जनता पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष के, जबकि वो पुत्र है भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री के, जबकि वो पुत्र है वर्तमान। युवराज की तरह नहीं है कि केवल गांधी सरनेम लगा दीजिए तो ये गारंटी हो जाती है कि आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हो गए कांग्रेस के। केवल गांधी सरनेम लगाने में राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस बन जाता है। ठीक है विकास जी। मनीष जी प्लीज शाउट मैचिंग मत करिए जी। मनीष जी जवाब दीजिए, आप क्या कहना चाहते थे? को बताना चाहता हूँ, जैसे कि झूठ की बात है तो आज लगातार ये झूठ का सहारा लेके और एक बड़ा व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का जो इन लोगों का ग्रुप है नागपुर यूनिवर्सिटी से संचालित हो रहा है, जनता के। मनीष जी चुनौती है आपको, अगर मेरी किसी बात को आप अगर आप खारिज करके झूठ साबित कर दें, मनीष जी चुनौती है आपको, अगर आप मेरी इस बात को झूठा साबित कर दें। थोड़ा सा आप संयम रखें। ठीक है राहुल गांधी ठीक है विकास जी, कि नहीं बने थे? ठीक है विकास जी, मनीष जी की बात सुन लेते हैं। नहीं बने थे? दावा कर रहा हूं 40 साल आजादी के बाद गांधी परिवार का राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं प्लीज इस तरह शाउट मैचिंग मत करिए प्लीज। विकास जी थोड़ा धैर्य रखिए, आपका पक्ष भी जानेंगे। मनीष जी को बात पूरी करने दीजिए। अभी बोला कि क्या झूठ बोला, तो उनको मैं बता रहा हूँ कि उन्होंने क्या झूठ बोला। 2 करोड़ रोजगार की बात कांग्रेस पार्टी ने कही थी। 2 करोड़ रोजगार क्या जनता को मिला? 15 लाख का जो जुमला था इनके इनके नहीं, हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने बोला उसको। विकास जी इस पर आपकी एक टिप्पणी। देखिए औकात तो बहुतों की बहुत दिनों से सामने आ रही है और आपको मालूम होना चाहिए, ये डर ही तो था कि 2019 के चुनाव में राहुल गांधी जी ने पहली बार 2 संसदीय सीटों से चुनाव लड़ा। ये डर ही तो था। अगर उन्हें विश्वास था कि अमेरिकी जनता के प्रति उनकी वफादारी और ईमानदारी से काम किया है तो लड़ते केवल अमेठी से चुनाव नहीं लड़े। ये दिखा रहा है कहीं ना कहीं कि वो ये जानते थे कि अमेठी की जनता को हम ज्यादा समय तक अब मूर्ख नहीं बना पाएंगे और अमेठी की जनता उन्हें हराने वाली है। उसी की ही परिणति 2024 में दोहराई जाएगी। प्रिया जी लिख लीजिए आप, राहुल गांधी 2 जगह से चुनाव लड़ेंगे, केवल अमेठी से नहीं लड़ेंगे चुनाव। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं कि अमेठी की जनता ने परमानेंट टिकट काट दिया है, परिवारवाद का टिकट अमेठी ने काट दिया है और अब वहां पर अमेठी में इनकी दाल गलने वाली नहीं है। दूसरी चीज प्रिया जी, बहुत महंगाई के ऊपर अभी हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता बड़े द्रवित हो रहे थे। मैं कांग्रेस प्रवक्ता को थोड़ा फ्लैशबैक में ले जाऊंगा कि जिनकी सरकार में गाना बन गया तो खूब सुना मनीष भाई, मैंने धैर्य से सुना। अरे भाई सुनिए मनीष जी, सखी सैया तो खूब ही कमात है, महंगाई डायन खाए जाता है। ये गाना बना कांग्रेस की सरकार है, जनता इतनी अभी सर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, कांग्रेस में मंत्री आया करते थे कि महंगाई कम हो जाएगी और महंगाई बढ़ जाया करती थी। ये थी कांग्रेस की पार्टी में सरकारों की स्थितियां। इन चीजों को छोड़िए, आप स्वयं बताइए महंगाई का स्तर क्या है? 40,000 टन दालें बम्बई पोर्ट पर कांग्रेस की सरकार ने सड़वा दी, लेकिन महंगाई कम करने के लिए उन्हें रिलीज नहीं करवाया कांग्रेस की सरकार ने।
40,000 टन डालें। ये कांग्रेस का दोहरा चरित्र रहा है हमेशा से। आपको याद होना चाहिए 10, 11, 12 का वो वही मैं अभी आपसे पूछ रहा हूँ कि आपकी समझ में अभी देश में महंगाई नहीं है। महंगाई की दर डबल डिजिट यानी 10% समझ से में ज्यादा देश में रही, महंगाई है या 10% से नहीं? ज्यादा रही। श्रेया जी बीच में बार बार ठीक बोलते हैं, आप है इन्हें नहीं मनीष रोक जी, रही हैं। एक मिनट शांत रहिए, विकास जी को बात पूरी करने दीजिए जी। मनीष जी परेशान है बेचारे, जानते हैं कि कांग्रेस का अब कुछ होने वाला नहीं है, हम्म। इसलिए मनीष जी बीच में बोलने लगते हैं। ठीक सुन है। लीजिए मनीष भाई, सुन लीजिए। महंगाई के ऊपर मैंने बता दिया कि जिनकी सरकारों में 2010, 11 और 12 महंगाई डबल डिजिट में रही है, 10% से ज्यादा परमानेंट। ये बहुत बड़ा काला धब्बा है कांग्रेस के चेहरे पर। दूसरी चीज मुझे लगता है कांग्रेस के लोगों को ज्यादा नैतिकता और ज्यादा समाज कल्याण से फर्क नहीं पड़ता है। इनका सीधा फंडा रहा है परिवार कल्याण। तो ये परिवार कल्याण वाली पार्टी है और परिवार के कल्याण में व्यस्त रहने वाली पार्टी है। आप देखिए एक गांधी तथाकथित एक गांधी जो तो दूसरा प्रोजेक्ट करना चालू कर दिया इन्होंने। जो के बाद गांधी परिवार के अलावा उसका नेता नहीं है, न मनीष पांडे हो सकते हैं वो नेता, हो सकते हैं। ये केवल गांधी परिवार को आगे बढ़ाने के लिए बने हैं, उन्हें ही आगे बढ़ाएंगे, इसके अलावा क्या करेंगे? ठीक है, बिल्कुल मैं कह रहा हूँ ना कि महंगाई तुलनात्मक अध्ययन कर लीजिए। कांग्रेस की सरकारों में जितनी महंगाई होती थी उसके आधी भी महंगाई नहीं है भाई साहब, अब उसकी आधी भी महंगाई नहीं है। दूसरी चीज आप मनीष जी एक मिनट सुनिए, आप समय आकलन कर लीजिए कि आज से 10 साल पहले महंगाई की दर क्या थी और आज महंगाई की दर कितनी औसतन होनी चाहिए। अगर उससे ज्यादा बढ़ी हो तो मैं चुनौती देता हूँ वो हार जाऊंगा मनीष जी। महंगाई के ऊपर जिनकी सरकारों में गाना बन गया वो आज यहाँ आकर के प्रवचन दे रहे हैं महंगाई ठीक है। पर। श्रेया जी एक बड़ी बात मैं आज आपको बताए दे रहा हूँ, इनकी कथनी करने का अंतर मैं कई डिबेटों में कह चुका हूँ कि पूरे देश में घूम घूम कर आप पेट्रोल डीजल का रोना रोते हैं और जब हिमाचल में आपको सरकार बनाने का मौका मिलता है तो इनकी कैबिनेट पहला डिसीजन लेती है पेट्रोल के ऊपर सेस बढ़ा करके पैसे बढ़ा देती है। ये दोहरा चरित्र है कांग्रेस का। क्या वहाँ पेट्रोल डीजल महंगा नहीं है क्या कांग्रेस शासित राज्यों में पेट्रोल 50 रुपए लीटर बिकवा रही है कांग्रेस? ये बताए पूरे देश को, अन्यथा ये झूठ फैलाना, ये भ्रम फैलाना बंद करे कांग्रेस। इजाजत देता है। आप दोनों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और आपको बता